नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारियां देंगे। जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक सभी लेन देन जिसमें एक अचल संपत्ति की बिक्री शामिल होती है, इसको रजिस्टर कराया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अचल संपत्ति की बिक्री से जुड़े सभी लेन देन को पंजीकृत कराना जरूरी है। साथ में गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी और 12 महीनों से ज्यादा की अवधि के लिए लीज पर दी गई संपत्ति को भी अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करवाने पड़ते हैं, साथ में उचित फीस भी। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारियां। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ जो कि हैं अधिवक्ता राजेंद्र साहू जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार रविंद्र जी। तो दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे, अगर आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं राजेंद्र साहू जी से। हमारे फोन नंबर भी आप फटाफट नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 012061273937। दूसरा नंबर है 012061273938। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 012061279337, 012061279338। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कानूनी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो अधिवक्ता राजेंद्र साहू जी हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं। सवाल जवाब के सफर को हम शुरू करते हैं। आपके जहन में अगर कोई भी सवाल बनता है तो आप फटाफट फोन उठाइएगा। दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल हम ये समझना चाहेंगे कि जो संपत्ति पंजीकरण की जब हम बात करते हैं तो ये संपत्ति पंजीकरण आखिर करवाया क्यों जाता है? रविंद्र जी, संपत्ति एक बहुत बहुमूल्य चीज है हर व्यक्ति के लिए, और इस संपत्ति को कानूनी अधिकार देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है क्योंकि अगर कानूनी रूप से किसी भी प्रॉपर्टी को मान्यता नहीं है तो ना तो उसको आप खरीद सकते हैं, ना तो आप उसे बेच सकते हैं। साथ में रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको बैंक लोन और बाकी जो सुविधाएं हैं वो भी आपको मिलती है। क्या ये बहुत जरूरी हो जाता है, अनिवार्य रूप से कराना पड़ता है? बिल्कुल, किसी भी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करवाना, उसको कानूनी रूप देना बहुत जरूरी है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत अनिवार्य है। साथ में जैसे मैंने कहा कि यदि आपको किसी भी प्रॉपर्टी पे लोन लेना है या फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन करना है तो बहुत जरूरी है कि आप उसे रजिस्टर करवा के रखें। जी, आजकल हम लोग हाईटेक हो गए हैं, हर चीज हमारी ऑनलाइन हो गई है, तो थोड़ा समझना चाहेंगे ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए, आजकल ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है, जिसका प्रोसेस ये है कि आप उस पर अपने साइट पे जाके उसे रजिस्टर करा सकते हैं और आप ई स्टैंप ले सकते हैं। ये सारा प्रोसेस कराने के बाद लेकिन आपको सब रजिस्ट्रार के पास तो जाना ही पड़ेगा, जिसका एक अपॉइंटमेंट लेके आप उस तारीख पे जाके वहां पर जाकर अपॉइंटमेंट लेके आप ये अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा सकते हैं। ऑनलाइन एक सुविधा है जिसमें आप पहले से स्टैम्प पेपर और वैल्यूएशन करा सकते हैं अपने प्रॉपर्टी का, और साथ में ये एक तरह से एक ट्रांसपेरेंट मोड हो जाता है जिसमें किसी और की जरूरत नहीं है, और उसको आप फ्यूचर में जाके सब रजिस्ट्रार के बाद रजिस्टर करा सकते हैं। राजन जी, अगर हमने मान लीजिए ऑनलाइन इसको अप्लाई किया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो कितना समय लगता है, प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है इसमें? नहीं, देखिए, इमीडिएट ऑनलाइन तो एकदम इमीडिएट वो है, आपको वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का उसी पे करवा सकते हैं आप, और साथ में एक ई स्टैम्प भी खरीद सकते हैं उसी वक्त। जो पॉइंट है वो है इस रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट का। वो अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू दी वैकेंसी और अकॉर्डिंग टू दी चार्ट उनके कैलेंडर के हिसाब से आपको दिया जाएगा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय सेल एग्रीमेंट के बारे में भी अक्सर बातचीत की जाती है, ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे। देखिए, दो लोग जब आपस में सेल की बात करते हैं तो उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसके तहत ये डिसाइड होता है कि कितनी वैल्यू में और किस के नाम पे ये प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई जाएगी। उसी को हम अग्रीमेंट टू सेल कहते हैं या सेल एग्रीमेंट कहते हैं। तो दो लोगों के बीच में ये अग्रीमेंट कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको बेच रहा हूँ या कोई सेल डीड है, तो उसको लिखा पढ़ी करने को हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। इसी एग्रीमेंट टू सेल को फाइनल करने के लिए ही सेल डीड कराई जाती है और उसे हम फाइनली सेल डीड स्टैम्प पेपर पे करते हैं।
इसको आसान शब्दों में अगर इसके फर्क को हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? देखिए, इसको आसान तरीके से ये फर्क है कि सेल अग्रीमेंट टू सेल एक अग्रीमेंट है जो सेल से पहले होता है, जी किसी चीज की बिक्री से पहले होता है। जी उससे पहले दो लोग आपस में बैठ के ये डिसाइड करते हैं, दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं कि मुझे इस वैल्यू में और सर्कल रेट में और इस प्रॉपर्टी के बारे में वो सारी चीजें उसमें लिख दी जाती हैं। जब वो लिख दी जाती हैं उसके बाद उसको कानूनी मोमजामा देने के लिए और उसे कानूनी रूप देने के लिए जो किया जाता है वो है सेल डीड, जो कि स्टैम्प पेपर पे होता है और उसकी आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है स्टेट को, और हर स्टेट में अलग ड्यूटी पे की जाती है। जैसे दिल्ली में वो ड्यूटी 4 से 6% है और ये आपके यूपी में 7%, 6% ऐसे है, और आदमी और औरत के लिए अलग अलग स्टैम्प ड्यूटीज होती हैं। जी, तो हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, अगर आपका कोई सवाल है तो आप टेलीफोन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगातार राजन साहू जी हमारी जानकारियों को अपडेट करते जा रहे हैं और मुझे लग रहा कि इतने आसान शब्दों में वो हमें समझा रहे हैं। आपकी भी समझ में आ रहा होगा अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। राजन जी, म्यूटेशन की भी अक्सर बात होती है, क्या होता है ये म्यूटेशन और कब इसकी जरूरत पड़ जाती है? देखिए, म्यूटेशन एक दाखिल खारिज की प्रक्रिया है जो कि यूपी और बाकी शहरों में होती है। बाकी क्योंकि म्यूटेशन एक चीज होती है जिसमें चढ़ाया जाता है कि इसमें पहले मालिक कौन था उसका नाम हटा के दूसरे व्यक्ति का नाम चढ़ाया जाता है। तो वो रजिस्टर, उसी को म्यूटेशन कहा जाता है। लेकिन दिल्ली में सेल एग्रीमेंट होता है और उसके तहत ही सारी सेल होती है दिल्ली में। अगर आप यूपी की बात करें तो वहां पर उसे दाखिल खारिज कहा जाता है, जिसमें आपको नाम हटा के दूसरे नए व्यक्ति का जिसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है उसका नाम चढ़वाना जरूरी है। और स्टैम्प ड्यूटी की अक्सर बात की जाती है, जब भी मतलब ज्यादातर बात आती है स्टैम्प ड्यूटी, तो इसको भी थोड़ा समझना चाहेंगे, क्या होती है स्टैम्प ड्यूटी? देखिए, स्टैम्प ड्यूटी एक लीगल वैल्यू है जो आपको पे करनी है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। ये एक स्टैम्प पेपर मिलता है जिसके ऊपर आपका ये जो अग्रीमेंट टू सेल जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इस पेपर पे लिखी जाती है। और इसकी ड्यूटी जो है जो कि 4% से 6% है दिल्ली में, अकॉर्डिंगली वो पेमेंट आपको स्टेट को करनी होती है। जिस भी स्टेट में आप ये कर रहे हैं, जिस भी राज्य में आप ये कर रहे हैं, तो आपको राज्य को वो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। उसी के बाद आपका ये सेल डीड लिया जाता है और सेल डीड की प्रक्रिया तब कंप्लीट होती है। तो एक ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है और एक लीगल पेमेंट है जिसके तहत करने के बाद ही आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन लीगली या कानूनी रूप से मान्य माना जाता है। राजन जी, बहुत सारे लोग कानून के जानकार उतना नहीं होते, लेकिन बहुत आसानी से और आसान शब्दों में आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो देख रहे होंगे उनको समझ भी आ रहा होगा। अब बैनामा और बिक्री की भी बात की जाती है कि बैनामा और बिक्री समझौता, ये दोनों में क्या अंतर होता है, क्या होते हैं? देखिए, बैनामा इज द सेल डीड जिसके बारे में मैंने आपको बोला है, और जो अग्रीमेंट है उसको आपने जब हम अग्रीमेंट करते हैं तो वो है अग्रीमेंट, और उसके बाद जब उसको हम कंप्लीट करते हैं उस अग्रीमेंट को तो उसे बैनामा कहते हैं, जो कि सेल डीड होती है, जो कि स्टैम्प पेपर पे होती है। जी, क्या ऐसी भी आशंका जताई जा सकती है कि बैनामा नाकाम हो सकता है, और अगर बैनामा नाकाम हो सकता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? देखिए, अग्रीमेंट टू सेल एक तरह से मौखिक रूप से आपने और पेपर पे एक चीज आपने किसी के साथ डिस्कस की है और आपने कहा कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ और ये मैं पेमेंट करूंगा। लेकिन मान लीजिए किसी भी वजह से अगर आप वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं या वो सेल नहीं हो पाती है, तो वो अग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो ब्रेक हो गया और सेल डीड नहीं हो पाई। तो उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं कि आपको कानून का रास्ता खटखटाना पड़ेगा अगर अग्रीमेंट टू सेल डीड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, और जिसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक केस है जो कि आप कोर्ट में दायर कर सकते हैं, जिसमें आप ये टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे और कोर्ट ये देखेगा कि किसकी तरफ से ये अग्रीमेंट नहीं किया गया और इसे सेल डीड में कन्वर्ट नहीं किया गया। तो यदि आपकी सेल कंप्लीट नहीं हो पाती है तो आप कानून का रास्ता ले सकते हैं। जी, राजन जी, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दस्तावेज की भी जरूरत होती है और लोगों को नहीं पता होता कि वो जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएं तो कौन कौन से वो दस्तावेज हैं जो उनको अपने पास रखने जरूरी हो जाते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा। देखिए, जैसे रविंद्र जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि रजिस्ट्रेशन ना कराने से कानूनी मान्यता नहीं मिलती है, तथा बैंक लोन और बाकी चीजें जो हैं वो भी आपको नहीं मिलते हैं। ठीक।
इसलिए कानूनी नियम के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस के कार्यालय में जाके रजिस्ट्री के समय कुछ स्टेप्स हैं जो कि लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको वैल्यूएशन करानी है अपनी प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग टू द सर्कल रेट। जो भी सर्कल रेट वहां का है उस हिसाब से आपको वैल्यूएशन करानी है। फिर आपको स्टैम्प पेपर खरीदना है, जो कि आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसपे ऑनलाइन के थ्रू आप स्टैम्प पेपर खरीद सकते हैं। जब आप ये स्टैम्प पेपर खरीद लेते हैं, उसके बाद जो आपने पहले एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट के तहत जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो इस सेल डीड में पंजीकृत की जाती हैं और रजिस्टर की जाती हैं, जिन्हें लिखा जाता है कि इस तहत से ये सेल कराई जाएगी। आप जब सेल डीड कराने जाते हैं तो आपको दो अपनी फोटोग्राफ्स लेके जानी है, आपको अपना आइडेंटिफिकेशन लेके जाना है तथा 2 विटनेस लेके जाना है। दोनों साइड से 2-2 विटनेस और दोनों साइड से ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। वंस दिस प्रोसेस इज कंप्लीट, जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका, उसके बाद एक स्टैम्प पेपर पे ये सब कुछ पंजीकृत करने के बाद आपको 2 से लेकर 7 दिन के बीच में आपकी सेल डीड आपको दे दी जाती है। उससे पहले आपको एक रसीद मिलती है, जो रसीद इस चीज का प्रमाण होती है कि आपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया है अपनी प्रॉपर्टी का। जी, एक बार इसकी प्रक्रिया को हम फिर से समझना चाहेंगे आपसे कि पूरी प्रक्रिया थोड़ा सा समझा दें, ताकि जो लोगों ने अभी अभी टेलीविजन सेट खोला है वो फिर से समझ सकें इसको। देखिए, इसमें पहले तो आपको वैल्यूएशन करना है अपनी प्रॉपर्टी का कि सर्कल रेट के हिसाब से इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू बनती है। उस वैल्यूएशन के बाद आपको उस अमाउंट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी पे करनी है गवर्नमेंट को, जिसके लिए आपको स्टैंप पेपर परचेज करना है, जो कि स्टैंप पेपर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और किसी रजिस्टर्ड वेंडर से भी परचेज कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन परचेज करने की भी एक साइट है, उस साइट पे जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। जब आप ये परचेज कर लेते हैं तो आपका जो अग्रीमेंट हुआ था पहले, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है जिनके बेसिस पे आपने ये सेल की है, उसको इस पे पंजीकृत करके इस सेल डीड को तैयार करा जाता है। जब ये सेल डीड आपकी तैयार हो जाती है तो आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ 2 फोटोग्राफ्स के साथ तथा आपको अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, जो कि आधार कार्ड होना अच्छी बात है, और जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है वो ले जाना है दोनों पार्टीज को, तथा 2-2 विटनेस को भी ले जाना है जो कि इस डीड को विटनेस करेंगे और जिनको बाद में कोर्ट बुला के पूछ भी सकता है कि क्या ऐसी कोई सेल हुई थी। जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं तब एक सेल डीड बनाई जाती है, जो सेल डीड के लिए आपको रसीद मिलेगी, जो रसीद एक प्रूफ है कि आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराया है और स्टैम्प ड्यूटी पे की है, तथा 2 से लेकर 7 दिन के बीच में आपके पास ये सेल डीड आप वहां से जाके कलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी कानूनी रूप से लीगल हो जाती है, जिसे आप कभी भी बेच सकते हैं, बैंक लोन के लिए रख सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, तथा आप हमेशा अपने आप को सुखी रखेंगे कि अगर आपके कानूनी रूप से आपको कोई दिक्कत ना आए और आपके पास सारे पेपर्स रेडी हों अपनी प्रॉपर्टी। जी, राजेंद्र, ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि 2 विटनेस की आपने ये बात करी, 2 विटनेस कौन लोग हो सकते हैं और कौन लोग नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, विटनेस का ऐसा है कि कोई भी आपका जानकार, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, जो भी व्यक्ति बाद में अगर इस बारे में कोई भी दिक्कत आती है तो कोर्ट में या कहीं पर भी जाकर अपना विटनेस दे सके, तो ऐसे 2 लोग जो कि आपके जानकार हैं और फ्यूचर में आप उन्हें फिर से उनको बुला सकते हो, उन्हीं को अपना विटनेस बनाना चाहिए, और ताकि ये सेल आपकी कंप्लीटली लीगली हर तरह से मानी जाए। जी, अगर बाई चांस अगर मतलब मुझे आपको ज्यादा जानकारी होगी तो वो आप थोड़ा समझना चाहेंगे, बाई चांस अगर एक विटनेस मुकरता है या इस तरह का कोई विवाद पैदा होता है तो उस समय की स्थिति के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बार बार कहा कि रजिस्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको कानूनी रूप देता है। तो अगर आपका कोई विटनेस मुकर भी जाता है लेकिन आपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सारी प्रक्रिया की है, तो उसकी वैल्यू पूरी मानी जाएगी और कानूनी रूप से, क्योंकि सब रजिस्ट्रार भी एक तरह से विटनेस हो गया आपकी सेल डीड का, तो उसको कोई भी उसको गलत नहीं मान सकता या इलीगल नहीं मान सकता, चाहे आपका एक विटनेस या चाहे आपके दोनों विटनेस मुकर जाएं। जी, लेकिन आप एक लीगल वे से जाके सब रजिस्ट्रार के यहाँ अपना प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो रजिस्टर्ड सेल डीड में कोई दिक्कत नहीं आती है। जी, प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन अगर कोई व्यक्ति नहीं करवाता है तो उस केस में उसको किस तरह की परेशानियां होती हैं?
देखिए, प्रॉपर्टी मैंने कहा जैसे आपको कि अगर प्रॉपर्टी का आप नहीं कराते हैं सेल, तो उसकी कोई मान्यता ही नहीं। आप ना तो बैंक के साथ लोन ले सकते हैं, ना आप उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हैं, ना आप उससे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप चाहें तो उसको किसी को भी बेच दें, वो भी उसको कहेगा कि इसे रजिस्टर कराइए। तो आज की डेट में अगर आप एक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास, तो उसको आपको उसे बेचने में भी दिक्कत राजन जी आएगी। थोड़ा सा रोकेंगे। रक्षा अहमदाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। रक्षा, आप सवाल पूछिए और फोन मत काटिएगा। हो सकता है कुछ राजन जी आपसे पलट कर सवाल करें तो आप उसका जवाब दे सकें। सर, मेरे मम्मी पापा ऑफ हो गए और प्रॉपर्टी में जैसे वसीयतनामा में मेरे मम्मी पापा ने हमारे नाम के मकान रखा है, ठीक है। तो अभी तो मम्मी पापा के नाम पे ही है, तो हमारे नाम पे कैसे कर सकते? देखिए, उनकी जो आखिरी विल है, आपने जैसे बताया कि विल, उनकी अगर विल है तो उस विल के तहत आप प्रोबेट ले सकते हैं कोर्ट में जाके, और उस विल के तहत आप इसको सेल, जैसे आप सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, इस विल को दिखाएंगे, तो आप अपने नाम पे इस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा सकते हैं। आपके प्रॉपर्टी में जितने भी लोग होंगे उनका इक्वल शेयर बनता है इसमें, जब तक कि आपके मदर फादर ने कोई स्पेसिफिक शेयर या सिर्फ किसी एक बच्चे को सारी प्रॉपर्टी ना दी हो, नहीं तो इक्वल शेयर सबको मिलता है उनकी डेथ के बाद। रक्षा, और कोई सवाल पूछना आपको? हाँ सर, मेरे तीनों बहनों के नाम के ही है। जी जी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अपनी ये बिल दिखा के और आप अपना ये रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि उनकी अब डेथ हो चुकी है। तो विल के बाद, विल जो लास्ट विल होती है, उसी विल के तहत इक्वल शेयर्स में प्रॉपर्टी को, उनके जो लीगल हायर हैं, आप लीगल हायर हैं और वो भी फर्स्ट क्लास लीगल हायर हैं, तो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपको सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, जो कि आपके स्टेट में होगी उसके तहत। चलिए रक्षा, आपके सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा, उम्मीद यही करते हैं। राजन जी, चलते चलते सिर्फ हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कुछ बिंदु छूट गए हों तो मैं चाहूंगा कि आप उसको पूरी तरह से क्लियर कर दें, ताकि दर्शकों को कोई चीजें या असमंजस की स्थिति उनके लिए ना पैदा हो। कुछ अगर छूट गया हो। नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से बस मेरा ये कहना है कि हर जगह पे स्टैम्प ड्यूटीज और जो स्टैम्प रेट है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें लोग आपको गलत रास्ता दिखा सकते हैं। तो आप अपना जरूर पता करें कि दिल्ली में जैसे 4 से 6% है, यूपी में वो 7% है, औरतों के लिए हमेशा 1% से 2% कम होता है। तो यदि आप इन चीजों के बारे में पता करके और प्रॉपर वे से जाएं, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी ना पे करनी पड़े गलत तरीके से, और गलत लोगों के रास्तों के से ना जाएं, सीधा जाएं आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। प्रक्रिया बहुत सिंपल है और सीधी है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको बस एक एग्रीमेंट टू सेल करा के और एक प्रॉपर वे चैनल से जो पेमेंट आपको गवर्नमेंट को देनी है वो करके आपको अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा लेना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में और आपके बच्चों को कभी इस चीज की परेशानी ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई आपने हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।